इमेजिन करो यूनिवर्स में कोई ऐसी चीज है जिसे छूते ही बूम तुम्हारा पूरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तुम पूरी तरीके से प्योर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाओगे और बिल्कुल तुम्हारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। साइंस फिक्शन जैसी चीज लग रही है ना, बट ये एक रियलिटी है। ये एक ऐसी रियलिटी है जो हमारे यूनिवर्स में बहुत ज्यादा समय से प्रेजेंट है, पर हम अब तक ये नहीं समझ पाए हैं कि इस रियलिटी का मतलब क्या है। मैं बात कर रहा हूँ एंटी पार्टिकल्स की। वो पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन इन सब की तरह दिखाई देते हैं पर इनसे बिल्कुल उलट काम करते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो उसका एंटी पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होगा। अगर आपका प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका जो एंटी पार्टिकल होगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा। इस पूरी कहानी में किस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इनके एंटी पार्टिकल्स को ढूंढा, आज वो जानेंगे और जानेंगे एक्चुअल में ये एंटी पार्टिकल्स होते क्या हैं और क्या सच में ये एग्जिस्ट करते हैं, क्या अर्थ पे हमने कोई एंटी पार्टिकल को बनाया हुआ है। इन सब के बारे में बात करेंगे। अगर जानना चाहते हो तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और वीडियो शुरू करने से पहले तुम्हें एक बात बता दूं, यार तुम लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हो, तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए शुरू करते हैं। माना जाता है कि जब बिग बैंग हुआ था, जब यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी, जब स्पेस, टाइम सब चीजें बन रही थी, तब दो तरीके के पार्टिकल्स एग्जिस्टेंस में आए थे। एक वो जिन्हें आज हम मैटर के नाम से जानते हैं और दूसरे वो जिन्हें आज हम एंटी मैटर के नाम से जानते हैं। यानी कि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट थे और ये दोनों ही इक्वल अमाउंट में एग्जिस्टेंस में आए थे। बट आज के टाइम पे जितना मैटर हम लोगों के पास प्रेजेंट है, उस हिसाब से ये बात काफी अजीब लगती है कि जब मैटर और एंटी मैटर दोनों ही एक साथ एक अमाउंट में आए थे तो फिर एंटी मैटर गया कहाँ, और किस तरह से मैटर जो है वो ज्यादा बना जिसकी वजह से आज हम एग्जिस्ट करते हैं। ये कैमरे पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ, ये कैमरा एग्जिस्ट करता है, जिस फोन पे तुम लोग देख रहे हो फोन एग्जिस्ट करता है, तुम्हारी पूरी दुनिया एग्जिस्ट करती है। हमारी दुनिया में ये एंटी मैटर प्रेजेंट क्यों नहीं है? क्यों ऐसा हो रहा है कि भाई जो मैटर है वो बहुत ज्यादा है बट एंटी मैटर नहीं है? और इस गंभीर सवाल पर बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है। पर इन सबको जानने से पहले, रोजेंडर की जैसी हमारी प्रथा है, हम लोग सबसे पहले ये जानना शुरू करेंगे कि एक्चुअल में एंटी मैटर या एंटी प्रोटॉन, एंटी इलेक्ट्रॉन इन सब की कहानी आई कहां से और हमने इन्हें कब डिस्कवर किया। चलिए सारी बातें जानते हैं। तो सबसे पहले कहानी शुरू होती है 1928 से। 1928 में जिस साल रामन इफेक्ट की खोज करी थी, उसी साल पॉल डिरैक नाम के एक बहुत ही जीनियस मैथमेटिशियन कम फिजिसिस्ट ने एक बहुत ही अजीब सी चीज नोटिस करी जब वो दो बहुत ज्यादा कमाल की थ्योरीज को मिलाने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो कि ग्रेविटेशन से, स्पेस टाइम से, इन सब से डील करती है, और दूसरा था क्वांटम मैकेनिक्स जो कि पार्टिकल से डील करती है। इन सबसे बड़ी चीजों से लेकर सबसे छोटी चीजों तक उन्होंने इन दोनों ही थ्योरीज को मिलाने की कोशिश करी और डिराक इक्वेशन लिखने लगे। डिराक ने इक्वेशन लिखी और डिराक इक्वेशन के नाम से आज हम इसे जानते तो हैं, पर डिराक इक्वेशन का जब वो सॉल्यूशन निकाल रहे थे तब उन्हें बड़ी अटपटी सी चीज दिखाई दी। उस सॉल्यूशन में जब उनको लास्ट में पार्टिकल्स मिले तो दो तरीके के पार्टिकल्स मिले। एक जिसकी एनर्जी पॉजिटिव थी जो कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी, और एक जिसकी एनर्जी बिल्कुल ही नेगेटिव थी। यानी कि वहां पर या तो कैलकुलेशन में गड़बड़ हुई है या फिर एक ऐसा पार्टिकल एग्जिस्ट करता है जिसकी एनर्जी नेगेटिव है क्योंकि उसका चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट है। डिराक ने सोचा यार आज के लिए बहुत ज्यादा थक गया हूं, जाके थोड़ा सो जाता हूं, थोड़ा दिमाग फ्रेश हो जाएगा। और उसके बाद उन्होंने उस रिसर्च को पब्लिश तो कर दिया, बट फिर उसके बाद उसके तरफ देखा नहीं उतना ज्यादा। पर 4 साल बाद कहानी में आता है ट्विस्ट, क्योंकि कहानी में एंटर करते हैं कार्ल एंडरसन। कैलिफोर्निया में बैठकर कार्ल एंडरसन अपने क्लाउड चेंबर के एक्सपेरिमेंट में काम कर रहे थे। वो कॉस्मिक रेज को स्टडी करना चाहते थे। बेसिकली कॉस्मिक रेज जो है वो चार्ज पार्टिकल की बहुत तगड़ी रेज होती हैं जो कि हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर से आती हैं। अब आप लोग अगर जानते हो तो हमारी जो अर्थ है उसकी ओजोन लेयर हमें अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें हार्मफुल सोलर स्टॉर्म से बचाती है जो कि चार्ज पार्टिकल्स का एक स्टॉर्म होता है। हमारा जो सन है वो भी हमें काफी सारी चीजों से बचाता है। इवन जो हमारा सोलर सिस्टम है वो जो कंप्लीट उसकी जो बाउंड्रीज हैं वो हमें काफी सारी हार्मफुल कॉस्मिक रेज से बचाती हैं। इस बारे में अगर जानना चाहते हो कि किस तरीके से कौन सी चीज हमें कहां बचाती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना बचाओ। जी हाँ, बचाओ लिख देना। इस पर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। बट अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और कार्ल एंडरसन के क्लाउड चेंबर पे। क्लाउड चेंबर में उन्होंने इस चीज को स्टडी करना शुरू किया कि किस तरीके से पार्टिकल जो है वो क्लाउड चेंबर में अपनी ट्रेजेक्टरी को दिखाते हैं। उन्होंने कुछ अटपटी सी चीजें देखना शुरू किया।
एक पार्टिकल था जो कि इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा था, जिसका मास बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह था, बट वो एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, यानी कि उसका चार्ज जो है वो नेगेटिव ना होकर पॉजिटिव था। और यहीं पर कार्ल एंडरसन को मिल गया इलेक्ट्रॉन का एंटी भाई, जिसे हम पॉजिट्रॉन कहते हैं। और कार्ल एंडरसन ही वो आदमी थे जिन्होंने सबसे पहले एंटी इलेक्ट्रॉन को पॉजिट्रॉन कहा। इसके बाद लोगों में हाहाकार मच गया कि भैया ये एंटी मैटर क्या होता है, एंटी पार्टिकल्स कहाँ से आए हैं और इनके एग्जिस्टेंस में आने से हम लोगों को क्या खतरा है, या फिर हम इन पर स्टडी करके और ज़्यादा यूनिवर्स को जान सकते हैं। सारी बातें बहुत तरीके से साइंटिफिक कम्युनिटी में फैलने लगी और एक्सपेरिमेंट का स्तर जो है वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया, क्योंकि अब साइंटिस्ट चाहते थे इलेक्ट्रॉन का जैसे हमें पॉजिट्रॉन मिला है उसी तरीके से प्रोटॉन का भी एक एंटी पार्टिकल एग्जिस्ट करता होगा। अब पॉजिट्रॉन तो मिल गया था, बट एटम के हार्ट में बैठा हुआ जो हमारा प्रोटॉन है उसका कोई एंटी पार्टिकल नहीं मिला था। तो उसके लिए सबको 1933 से लेकर 1955 तक पूरे 22 सालों तक वेट करना पड़ा। और इस वेट करने के बाद हमें एंटी प्रोटॉन नाम की एक चीज मिली। पर कैसे मिली, चलिए एक बार जानते हैं। बर्कली की एक लेबोरेटरी में वाहन एमिलियो सर्च और ओवन चैम्बरलिन ने एक बेवाट्रॉन नाम की डिवाइस यूज करी। डिवाइस नहीं कहेंगे इसे, एक पूरी मशीन कहेंगे। इस मशीन में उन्होंने पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया। चार्ज पार्टिकल्स को जब एक्सेलरेट किया तो उन्होंने एक्सेलरेट करके उन्हें एक दूसरे के साथ टकरावा भी दिया। और इस टक्कर से जो बम्बार्डमेंट हुआ उसमें उन्होंने 20 लाख पार्टिकल कोलिशंस को फिल्टर आउट करके 60 ऐसे इवेंट्स निकाले जहां पर एंटी प्रोटॉन बना था। वेल, ये जो एक्सपेरिमेंट था इसने साबित कर दिया था कि हमारे यूनिवर्स के अलावा एक एंटी मैटर का यूनिवर्स भी शायद एग्जिस्ट करता हो। हमारे यूनिवर्स में ही एंटी मैटर था, प्रेजेंट था, बट उसका हुआ क्या। और यहीं से शुरू हुई थी फिजिक्स की सबसे बड़ी पहेली, मैटर एंटी मैटर एसिमेट्री। यानी कि मैटर और एंटी मैटर में जहां सिमेट्री होनी चाहिए थी, जहां दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होने चाहिए थे, वहीं पर ये एंटी मैटर गया तो गया कहां, और आज हम कैसे एग्जिस्ट करते हैं और ये एंटी मैटर क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। वेल, साइंटिस्ट का कहना है कि थ्योरी कुछ इस तरीके से होगी कि जब बिग बैंग हुआ था तब इक्वल अमाउंट में पार्टिकल्स शायद नहीं बने थे। हर एक एंटी मैटर पार्टिकल के लिए 2 मैटर पार्टिकल्स रहे होंगे, जिसमें से एक ने उसे एनाइलेट कर दिया और दूसरा बचा, जिससे आज का यूनिवर्स जो है वो हमें दिखाई देता है। जिस गलती के कारण आज हम सब जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। यूनिवर्स की छोटी सी यूनिवर्सल सिलेक्शन से आज हमारा एग्जिस्टेंस बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। पर सवाल अभी भी यही आता है कि ऐसा हुआ क्यों? यूनिवर्सल सिलेक्शन में मैटर को क्यों चॉइस मिली और एंटी मैटर कहां चला गया? वेल, इस क्यों का जवाब जानने के लिए हम लोगों ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स रन किए। और एक एक्सपेरिमेंट यानी कि सर्न की जो एंटी पार्टिकल लेबोरेटरी है, ये जो फैक्ट्री है, इसके अंदर हमेशा लो एनर्जी एंटी प्रोटॉन्स बनाए जाते हैं और उनको स्टडी किया जाता है। जी हाँ, डार्क मैटर की जब हमने बात करी थी उसके बारे में अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट में मेरी एक साइंटिस्ट से बात हुई। उन्होंने हमें बताया कि डार्क मैटर की थ्योरीज काफी ज्यादा हैं, बट अभी तक हमें डार्क मैटर का कोई पार्टिकल नहीं मिला जिसके बेसिस पे हम ये कह सकें कि डार्क मैटर रियली एग्जिस्ट। बट एंटी मैटर के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एंटी मैटर को मानते भी हैं, प्लस एंटी मैटर एग्जिस्ट भी करता है, क्योंकि साइंटिस्ट ने बम्बार्डमेंट करवा के एंटी मैटर के पार्टिकल्स बना लिए हैं। अब ये एंटी मैटर के पार्टिकल्स को साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट करके देखा और उन्होंने सोचा कि क्या ये ग्रेविटी को भी डिफाई करते हैं, मतलब कि ग्रेविटी से भी एंटी ग्रेविटी तक पहुंच जाते हैं। तो उन्होंने उन पार्टिकल्स को छोड़ा। जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से आजाद हुए, वो पार्टिकल ग्रेविटी की तरफ जाने लगे, नीचे की तरफ। और इससे साइंटिस्ट को एक चीज तो पता लग गई कि एंटी प्रोटॉन और एंटी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि पॉजिट्रॉन है, ये काम नॉर्मल मैटर की तरह ही करते हैं, बस इनका चार्ज ऑपोजिट है। और अगर ये दोनों आपस में मिल गए, ये अपने मैटर पार्टिकल से मिल गए या अपने मैटर भाई से मिल गए, तो ये एनाइलेट कर जाएंगे। और अब बात करते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स जो अभी के टाइम पे फैक्ट्री में चल भी रहे हैं। यहाँ अल्फा एक्सपेरिमेंट्स जैसे प्रोजेक्ट हैं जिन्होंने पहली बार एंटी हाइड्रोजन एटम को बनाया, जहां 1000 सेकंड तक हमने उस एंटी हाइड्रोजन को कैद करके रखा और साबित कर दिया कि भाई एंटी मैटर एग्जिस्ट करता है और ये ग्रेविटी में मैटर की तरह ही नीचे भी गिरता है। वहीं एजीज एक्सपेरिमेंट स्मार्टफोन सेंसर का
का इस्तेमाल करके 600 नैनोमीटर की अनोखी प्रिसीजन से मैटर को टक्कर दे रहा है। और बेस एक्सपेरिमेंट ने कमाल ही कर दिया भाई, वो तो एंटी प्रोटॉन को 1 साल से ज्यादा ट्रैप करके स्टोर कर सकते हैं। और उनका बेस स्टेप प्रोजेक्ट जो है वो पोर्टेबल ट्रैप में एंटी मैटर को कुछ ट्रंक में रखकर सर्न के कैंपस में ट्रांसपोर्ट करने में सफल भी रहे हैं। सोचकर देखिए कि पोर्टेबल एंटी मैटर कंटेनर आपके घरों तक, यानी कि मैं थर्मस में भर के एंटी प्रोटॉन लेकर आ सकता हूं। अब जान लेते हैं इंडिया की लेगेसी के बारे में कि इंडिया की लेगेसी क्या है इस एंटी मैटर के एक्सपेरिमेंट में और इस एंटी मैटर की खोज में। यहाँ पर मैं 2 इंपॉर्टेंट नामों की बात करना चाहूंगा जिन्होंने एंटी मैटर ही नहीं इंडिया के साइंस में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया। सबसे पहले हैं हमारे होमी जहांगीर भाभा। भाभा ने दी थी भाभा स्कैटरिंग, यानी कि जब मैटर और एंटी मैटर आपस में जुड़ते हैं या फिर आपस में आके कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो एनाइलेट हो जाते हैं, बट एनाइलेशन के बाद वो प्योर एनर्जी में कन्वर्ट होने के बावजूद भी कुछ पार्टिकल्स बनाते हैं। ये भाभा स्कैटरिंग की थ्योरी थी और भाभा स्कैटरिंग की इस थ्योरी को फाइनमैन डायग्राम से काफी बढ़िया तरीके से समझा जा सकता है। भाभा स्कैटरिंग की जब थ्योरी आई थी तब 1930s में वो पॉल डिराक के साथ काम भी कर रहे थे। पॉल डिराक के साथ काम करते करते भाभा ने अपनी स्कैटरिंग की थ्योरी दी और आज इसी भाभा स्कैटरिंग की थ्योरी से हम लोग एंटी मैटर के बारे में काफी ज्यादा स्टडी करते हैं और आज के टाइम पे काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स भाभा स्कैटरिंग को बेस रख के यूज किए जाते हैं, इस एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किए जाते हैं। अब अगर आप एक इंडियन हो और आपको भाभा के बारे में नहीं पता है तो होमी जहांगीर भाभा पे मेरी ये वीडियो आप लोग देख सकते हो। मेरे भाई भाभा ने सिर्फ छोटे मोटे काम नहीं किया, उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। आज का TIFR, बार्क, ये सब भाभा का दिया हुआ है। इवन एटॉमिक एनर्जी कमीशन जो है वो भी भाभा के सेटअप की हुई है। और फिर आते हैं हमारे सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस सर ने काफ़ी अच्छे काम किए थे, उन्होंने आइंस्टाइन के साथ कोलैबोरेट भी किया था, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर एंटी प्रोटॉन की अगर हम बात करें, एंटी मैटर की हम लोग बात करें तो उन्होंने दी थी अपनी बोसॉन वाली थ्योरी। उनके नाम पे यूनिवर्स के आधे पार्टिकल्स है और बिना बोसॉन को स्टडी किए आप एंटी मैटर को स्टडी कर ही नहीं सकते। आज इंडिया सर्न के एसोसिएट मेंबर्स में से एक है और हमारे साइंटिस्ट और इंजीनियर्स LHC और एलिस और CMS एक्सपेरिमेंट में अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो सर्न में डिटेक्टर टेक्नोलॉजी पे काम कर रही हैं और 2011 में YP वियोगी की लीडरशिप में इंडिया की टीम अमेरिका गई और RHIC कोलाइडर में उन्होंने एंटी हीलियम 4 को डिटेक्ट किया। उस वक्त का ये सबसे भारी एंटी मैटर न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस आप लोग जानते ही हो कि हीलियम न्यूक्लियस जो है वो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनता है और उसका मास 4 होता है। बट एंटी हीलियम को बनाना काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग था और आज भी रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे संस्थान जो हैं उसमें अग्निस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा हैं और IIT गुवाहाटी जो कि हमेशा आगे रहता है ऐसे एक्सपेरिमेंट्स में, वो मैटर एंटी मैटर की एसिमेट्री पर नई थ्योरीज दे रहा है जो कि 2025 में ब्रेक थ्रू प्राइज इन लोगों को मिला है इस चीज़ के लिए। तो एक छोटी सी इक्वेशन में गलती की वजह से इतनी ज़्यादा बड़ी फिजिक्स हमारे सामने आ गई कि आज हम मैटर एंटी मैटर की बातें करते हैं। एंटी प्रोटॉन को हम लोगों ने बना लिया, इवन एंटी हीलियम को भी हम लोगों ने बना लिया। ये चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं क्योंकि एंटी मैटर का इस्तेमाल हम लोग यूज़ कर सकते हैं कैंसर सेल्स को ट्रीट करने में। जहाँ प्रोटॉन जो है वो उतने ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होते, वहीं पर एंटी प्रोटॉन जो है कैंसर सेल्स को मार सकते हैं, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। और इस तरीके से कैंसर का ट्रीटमेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ एंटी मैटर। और इसी तरीके से बाकी काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात है कि भाई जब मैटर और एंटी मैटर इक्वल अमाउंट में आए थे यूनिवर्स में तो एंटी मैटर गया कहाँ, इसके बारे में भी काफ़ी सारी रिसर्चेस चल रही हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि आज के टाइम पे जो हमें एंटी मैटर के पार्टिकल्स मिल रहे हैं, क्या मैटर और एंटी मैटर की सिमेट्री एसिमेट्री को दर्शाते हैं, प्लस क्या आगे चल के हमारा यूनिवर्स एंटी मैटर का बन जाएगा, क्या हमारे यूनिवर्स में कोई ऐसी जगह है जहाँ पर एंटी मैटर की कॉलोनीज हैं, यानी कि वहाँ पर जो डस्ट पार्टिकल्स है वो एंटी मैटर से बने हों जो कि एकदम दूर दराज की जगह पर रहते हों, या फिर यूनिवर्स की जो पेरीफेरी है यानी कि एकदम एंड पॉइंट जो यूनिवर्स का है, क्या वहाँ पर अभी भी एंटी मैटर प्रेजेंट है। क्या सोचते हो आप लोग इस बारे में? अपनी जो इमेजिनेशन के घोड़े हैं उनको एकदम खोल दो और अपनी अपनी थ्योरीज जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू करो। मैं भी अपनी एक थ्योरी देने वाला हूँ, बहुत ही क्रेजी थ्योरी है, साइंस फिक्शन जैसा लग सकता है ये, पर तुम लोग बताना कि तुम्हें कैसी लगी वो थ्योरी। कमेंट सेक्शन में दूंगा, प्लस उस पर एक शॉर्ट भी बनाऊंगा। हो सकता है कि वो शॉर्ट पूरी तरीके से साइंटिफिक ना हो, बट हाँ
उसमें मेरी अपनी इमेजिनेशन होगी, मेरा अपना सोचना होगा। तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, प्लस ये भी बताओ कि तुम्हें इस तरीके की वीडियोस कैसी लग रही हैं। और हाँ यार, एल्गोरिदम को थोड़ा सा चकमा देते हैं और थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देते हैं, क्योंकि मेरे भाई ये वीडियोस बनाने के लिए मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी मेहनत कर रहा हूँ और इवन एडिटर हमारे सुनील भैया भी बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग हमारा साथ दें ताकि इस तरीके की और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रॉम रोजेंडर।